वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, सर ये बताइएगा कि पेट्रोल के ऊपर जिस तरह से इन्होंने रिलीफ देने की बात की थी, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं सर आने वाले दिनों में ये प्राइस में कुछ कमी कर भी देते हैं, कोई 50% कम कर देते हैं बढ़ाया हुआ या किसी भी तरीके से, सर उसका इम्पेक्ट अशिया खुरोनोश पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी होंगे, आप नहीं समझते कि ये एक चैलेंज है हुकूमत के लिए कि इनकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ या प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो जो इम्पैक्ट आया है उसको कम कर दिया जाए? देखिए, हुकूमत के लिए कोई चैलेंज नहीं है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, यहाँ विल ही नहीं है। देयर इज ओनली वन सिस्टम इन पाकिस्तान, दैट देयर इज नो सिस्टम इन पाकिस्तान। यही एक हकीकत है। अगर आप जितनी जल्दी जान जाएं उतना बेहतर है। और ये कहना कि इनकी प्रायोरिटी है, अवाम इनकी प्रायोरिटी नहीं है। इनकी प्रायोरिटी है इनका पैसा, इनकी प्रायोरिटी है इनका मफाद, इनकी प्रायोरिटी ये तो कट थ्रोट चीजों के ऊपर चलते हैं। सीधी सी बात है। इतने अरसे से आप मुझे बताएं, पाकिस्तान से कम तर मुल्क जिनके भूखे नंगे बुरे हाल, अरब ममालिक का ये आलम था कि अरब ममालिक को खैरात देता था पाकिस्तान जर्मनी को $14 करोड़ कर्जा दे चुका है। और पाकिस्तान, क्या बात थी इस पाकिस्तान की, जब दुनिया जमीन पे बैठी हुई थी पाकिस्तान खला में पहुंच चुका था, पाकिस्तान नोबेल प्राइज ले चुका था, पाकिस्तान दुनिया को हैरत के अंदर डाल चुका था। न्यूक्लियर बनाने वाला पहला इस्लामी मुल्क पाकिस्तान बन गया था। मिनिएचर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया में 3 बड़े ममालिक में पाकिस्तान का नाम शामिल है। क्या बात कर रहे हैं पाकिस्तान की। लेकिन हमने क्या किया, हमने इनको डाल दिया। ये तो वो चर्चिल ने कहा था ना कि मत दो इनको आजादी, क्योंकि ये चूल्हे और चपाती के ऊपर जो है वो टैक्स लगाएंगे। आप देख लें, उसने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे कि चूल्हा एंड चपाती, ये अल्फाज थे उसके। और आप देखें अगर फ्यूल की बात कर लें, आप मुझे बताएं फ्यूल के ये पाकिस्तान ना अनोखा है जो पूरी दुनिया, आप मुझे बताएं इंडिया में कितनी बड़ी है वो बताएं ना, बांग्लादेश में बताएं, श्रीलंका में बताएं, नेपाल में बताएं, भूटान में बताएं, या ना ये चीन में बताएं। ये पाकिस्तान को ही पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। जैसी कैसी बातें नित नए रंगीले आके बैठ जाते हैं और लोगों को वो बताते रहते हैं और फिर झूठ बोलते हैं। जिस दिन कहा कि जनाब जो 28 फरवरी के बाद जो कीमतें होंगी जंग के बाद हम फौरन वापस ले आएंगे, उसके बाद जब कीमत कम कर दी, लेवी बढ़ा दी। तो लेवी बढ़ा दी तो इसका मतलब है लेवी का आपके पास मौजूद है ना। अगर आपके पास ये इनएविटेबल होता कि जनाब वो लेवी हम कम कर ही नहीं सकते, तो फिर तो ज़ाहिर है कीमत के साथ वो लेवी भी बढ़ती। लेकिन आपने लेवी कम कर सकते थे। अच्छा, फिर मुझे ये बताएं कि हु इज रिस्पॉन्सिबल जब ईरान के साथ इंडिया ने डील की है ड्यूरिंग द वॉर, जब अमेरिका ने उन पर पाबंदी तेल की हटाई है, तो उन्होंने जाके रूस और उससे इसे खरीद लिया ईरान से। 5 मिलियन बैरल का उन्होंने बात कर ली रिलायंस कंपनी ने। पाकिस्तान के लोग सो रहे थे। मैं ये सवाल पूछता हूं ना, कौन है रिस्पॉन्सिबल? somebody has to be responsible। ये जो अभी नेशनल एक्शन प्लान जिसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया, मादी की हुकूमतों को मिला के मौजूदा समेत, मुझे ये बताएं उसके नतीजे के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हुआ। उसके अंदर आपका जो है वो शहादतें हुई, हजारों लोग शहीद हो गए। कौन है रिस्पॉन्सिबल? कौन है रिस्पॉन्सिबल? फौज ने तो अपनी ड्यूटी दे रही है, वो तो रोजाना आज भी 15 लोग शहीद हो गए हैं टांक के अंदर। तो मुझे बताएं, फौज तो अपनी ड्यूटी दे रही है। जिन लोगों ने 16 नुकात थे उनके ऊपर अमल नहीं किया, आर्ट दे सपोज टू बी द, ये नेशनल क्रिमिनल्स नहीं होने चाहिए? क्या इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? आपने लाखों केस जो है वो लोगों के वहां अदालतों में पड़े रुल रहे हैं, लोग जलील और ख्वार हो गए हैं, उनके औलादें मर गई हैं, लेकिन उनके केस खत्म नहीं हुए। नतीजा ये निकलता है कि वो उसके लिए एक आईनी अदालत बना दी जाती है जो 35 मुकदमे टोटल उसके पास है कोई नहीं, लेकिन उसके बाद जो अवाम का मामला है वो वहीं का वहीं है। अवाम को क्या रिलीफ मिला है? ये कौन सा इंसाफ है? आप जिस इंसाफ के घराने पे जाते हैं उसका सबसे बड़ा इंसाफ यह है कि जो ओरिजिनल जज होते हैं, जो इन्होंने तालीम हासिल की होती है, जो लोअर कोर्ट से आते हैं, जिन्होंने सेशन कोर्ट भुगते होते हैं, उनमें से 99.5% जो है वो हाई कोर्ट के जज नहीं बनते हजूर। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कौन सा है जिसने जनाब पता चला हो कि जी ये सेशन जज का आदमी था और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया? कुड यू प्लीज नेम वन? बिल्कुल सही सर। चैम्बर्स में से आते हैं, चैम्बर्स की नॉमिनेशंस हैं।
तो चेंबर में से आते हैं, कौन से आते हैं? वही आते हैं ना, हाँ, वही जो वकील होते हैं, जो कल को नवाज शरीफ के वकील होते हैं, जरदारी के वकील होते हैं, इमरान खान के वकील होते हैं। कौन होते हैं ये लोग? लेकिन बात हकीकत यह है कि अवाम आपकी तंग आ चुकी है। ये लोग अवाम के सब्र को बहुत ज्यादा आगे पुश कर रहे हैं। दे आर पुशिंग इट टू द एक्सट्रीम लेवल। लोगों के अंदर टॉलरेंस लेवल 0 हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी के अंदर इस टाइम पे 47% लोग सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। और ये वो गुर्बत है जो कि ये कहते हैं 8,500 रुपए वाला अमीर आदमी है। जो अगर 8,500 को आप अमीर नहीं मानते, जो कि मैं तो नहीं मानता किसी सूरत, तो फिर आप मुझे ये बताइए कि वो 78% पर चली जाती है। 78% जहां महंगाई, जहां मिडिल क्लास एलिमिनेट हो जाए, अपर सोसाइटी जो है वो मजीद ताकतवर होती जाए और गरीब से गरीब तर हो जाए, मिडिल सोसाइटी गायब हो जाए, तो क्या होता है? टकराव होता है। और ऐसा दुनिया के अंदर हुआ है, तारीख भरी पड़ी है, पन्ने उठाएं और खोल लें और पढ़ लें। तो ये अभी अगर इस किस्म के काम करेंगे, फ्यूल का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आप मुझे बताएं कौन सी इनकी पॉलिसी है जिसके अंदर इन्होंने जो है वो कामयाबी है? अच्छा, बिजली के ऊपर आ जाएं। चलें, बिजली के ऊपर अभी बात की गई है कि जी वो बिजली की दुकानें खोलते हैं, रात को देर से आते हैं। भाई ठीक है, जरूर करो। आप मुझे ये बताएं कि IPPs लगाने का फैसला मेरा था। IPPs लगाए इन्होंने, बिलियंस ऑफ डॉलर में पेमेंट करते हैं हजूर। 70% IPPs काम ही नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरी की पूरी जो उनकी खपत है उसको पेमेंट दी जाती है बगैर टैक्स के, उनको पाक रुपीज में भी नहीं, उनको डॉलर में पैसे दिए जाते हैं। तो वो कौन, क्या कौमी मुजरिम नहीं है? यानी कि गुनाह ये करें और भुगते आप और मैं। बिल्कुल सही सर। ये कैमरामैन भुगते बेचारा, जो पता नहीं ख्वार होके अपने शायद जो पहले सालन के साथ रोटी खाता था, अब वो कहता है मैं प्याज के साथ खा लूं, लेकिन मैं बसों में धक्के खाते हुए जब मैं चैनल तक पहुंचता हूं तो पता चलता है 4 घंटे गुजर जाते हैं। मैं इस वजह से वो कहता है कि जी मैं मोटरसाइकिल में कोई बात नहीं, अपने बच्चों का पेट काट के बच्चों को मैं स्कूल उठवा के मैं मदरसे में डाल देता हूं या खैराती स्कूल में डाल देता हूं, और मैं कोई बात नहीं, मैं जरा पेट्रोल ला के मैं लगा लूं। ये समझते हैं कि कौम में सकत है कि जी कोई बात नहीं, देखो ना जी अभी 400 रुपए हो गया है तकरीबन, तो हम इनको ये चल जाएंगे। मैंने आपसे गुजारिश की कि पाकिस्तान में सिर्फ ये जंग के इफेक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैं सर आगे बढ़ता हूँ। बिल्कुल सही है मियां सैफुर रहमान साहब। दुनिया में ऐसी कोई एग्जांपल नहीं मिलती कि इस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाए आवाम को हुकूमत की जानिब से। जैसे अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा कि कहाँ पे इम्पैक्ट आया। इसके अलावा 4 दिन में 4 दफ़ा सर प्राइसेस जो है वो बढ़ी पेट्रोल की, और अभी आने वाले दिनों में मजीद जो है वो सफोकेशन हो रही है ये सोच के कि ये करेंगे। तो ये प्राइस फ्लक्चुएशन और ये जो प्राइस हाइक है ये से बहुत ज़्यादा तंग है। ये बात बिल्कुल आपने अच्छी कही है कि मिसाल के तौर पे पेट्रोल अगर कम होता है, अभी एग्जांपल भी दी गई, जैसे बांग्लादेश में पाकिस्तानी रुपीज़ अगर देखे जाएँ, पाकिस्तानी रुपीज़ वो 250 और 250-60 के दरमियान वहाँ पर लीटर चल रहा है, जो हमारे यहाँ 350 350 पे आ गया है। और ये मैं पाकिस्तानी रुपीज़ में यानी कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद है कि इसमें गवर्नमेंट के पास हमेशा स्पेस होती है टू कंट्रोल द थिंग्स, टू मैनेज द प्राइस कंट्रोल के लिए उसके पास मैकेनिज्म भी होती है। अब देखें ना कि गवर्नमेंट कहती है कि जी पंजाब गवर्नमेंट के पास 1700 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, लेकिन उनकी वर्किंग क्या है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी क्या कारकर्दगी है, क्योंकि तलब और रसद के अलावा भी 15-20% ऐसी स्पेस मौजूद होती है जिसको अगर प्रॉपरली अच्छी गुड गवर्नेंस के तहत, अच्छी इंतज़ामी अरेंजमेंट के तहत हैंडल किया जाए तो लोगों को इस शॉक अब्जॉर्बर प्रोवाइड किया जा सकता है प्राइस हाइक के अगेंस्ट। हाँ, ये कभी कभार देखते हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज या मजिस्ट्रेट्स एक्टिव होते हैं। मैं आपको बताता हूँ ना जी, हमने चूंकि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं ना, बहुत से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ऐसे भी होते हैं, मैं मुबैना का लफ्ज़ इसलिए कह देता हूँ कि वो बात कह रहे हैं जी हमें डायरेक्ट ये हिट करते हैं कि उनके घरों में दुनिया का सबसे ताज़ा तरीन फल, सब्ज़ी, गोश्त और बेहतरीन जो ना वो चीज़ें ग्रेटिस कॉम्प्लीमेंट्री पहुँच जाती हैं। तो वो मेरा ख्याल है उनको उसी पे वो इत्तफा करते हैं और वो समझते हैं वी आर द प्रिविलेज्ड क्लास। तो असल में जब हमारे यहाँ ये जो प्रिविलेज्ड क्लास का जो कंसेप्ट है ना, ये धोखा दे रहा है आवाम को, ये आवाम को नीचा दिखा रहा है। अदरवाइज गवर्नमेंट होती किसकी है? गवर्नमेंट का काम है चीज़ों की पेशबीनी करना, पेशबंदी करना, चीज़ों को मैनेज करना और चीज़ों को मॉडरेट करना टू द एडवांटेज ऑफ द कॉमन मैन। बिल्कुल सही। यानी वो तो ठीक है, अगर ओलिगार्की है, ताकतवर है, जैसे भी टैक्स की भी बात की,
मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो बिलियनर्स हैं, उनसे उन्होंने कभी टैक्स ही नहीं कभी अदा किया। तो भाई ये टैक्स वाकई अगर नहीं अदा किया तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? जो टैक्स कलेक्टर बैठा है, अगर टैक्स कलेक्टर के ऊपर एफबीआर का चेयरमैन है, एफबीआर के चेयरमैन के ऊपर, आज आपको पता है कि आज प्राइम मिनिस्टर ने एफबीआर के अफसरान को एड्रेस करते हुए कहा है कि जी टैक्स में बड़ी चोरी होती है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, हम कर्ज़ों पे कर्जे लिए जा रहे हैं। तो बात तो यह है कि करना तो उन्होंने ही है ना। अब अवाम ने अगर आपको मैंडेट दे दिया, भले चले मैंडेट पे एक बहस है, मुतनाज़ा है, लेकिन जिसको भी मैंडेट दे दे तो वो तो नहीं बड़ी जिम्मा हो सकता ड्राइविंग सीट पे बैठ के कि जी एफबीआर बड़ी चोरी करती है, फलां करता है, अदालतों में इंसाफ नहीं है। तो फिर आपको किस चीज़ के लिए आपने इक़्तिदार में आए हैं? आपको इक़्तिदार कोई लूडो की खेल है जो आपको एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल सही है, इक़्तिदार बिल्कुल सही है। आमिर खान साहब, सर मुझे आखिरी टॉपिक पे जाना है। दुनिया के इस वक्त जो हालात हैं, ईरान अमेरिका फिर आमने सामने, शदीद हमले, वार्निंग्स और आप कह लीजिए कि धमकियां इस वक्त जो है वो चल रही हैं। ट्रंप तो एक बड़े हमले की भी जो है वो दोबारा से बात कर चुका है। तो सर किस तरह से देख रहे हैं ये वाला फेज जो है, इसका कंक्लूजन कहाँ होता नजर आ रहा है? देखिए काफी सीरियस पोजीशन है, इसमें कोई शक नहीं। और मुझे खतरा है कि कोई एक वाकया अगर अनफॉर्चुनेट ऐसा हो गया जिसमें और आग भड़क उठेगी, खासतौर पे अगर ईरान के आयल के कुओं वगैरह को या उस तरह की रिफाइनरीज को या जो ग्रिड स्टेशन हैं, जो पावर स्टेशन हैं जो बिजली वाले, वो उनको अगर निशाना अगर ज्यादा कोई बड़ा नुकसान हुआ तो क्योंकि ईरान बिल्कुल इस वक्त सुसाइडल मूड में है। यानी वो बिल्कुल क्लियर भी कर चुका है बार बार कि अगर ईरान नहीं तो फिर खलीज में कोई भी तेल नहीं बेच सकेगा। इसका मकसद बड़ा वाज़ेह है, क्लियर है। और वो खुदा न खासा ऐसा हो तो शिद्दत बढ़ेगी तो वो सऊदी अरब को भी इसमें ले आएगा, तो फिर पाकिस्तान के लिए बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो हालात तो बहुत सीरियस हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन डीएस्केलेट करने की कोशिश भी हो रही है। हमने देखा आज जो चल रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप का, उन्होंने रूस और चीन को भी वार्निंग किया कि ट्रंप ने कि ये ईरान को अस्ताना दें और अस्ताना करें। तो मामला तो बिल्कुल खड़े हैं इस तरह। मुझे वैसे लग ये रहा है कि दोबारा आएंगे मामला, ये दोबारा टेबल पर आएगा। यानी उस तरह के मुज़ाकरात से पूरा अमल दोबारा शायद शुरू ना हो, लेकिन एक फिर जंगबंदी की तरफ जाएगा। और लेकिन अभी इस वक्त लग रहा है दोनों तरफ यानी ईरान भी इसमें शामिल है। ईरान ही बार कोशिश यही कर रहा है कि अपनी अथॉरिटी और अपनी, वो असल में ना, मैं तो ये शुरू से मेरा ये ख्याल है जब से MOU साइन हुआ कि दोनों फरीक अपने आप को एक फातेह बनाने के जो तासुर दे रहे हैं अपने खास लोकल कंजप्शन के लिए, वो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। ईरानी भी बिल्कुल कोई मामूली से भी थोड़ी सी बर्दाश्त से या गुजारा, जिसे कहते हैं गुजारा करे, थोड़ा सा आगे बढ़ाए, वो भी उस मूड में नहीं है। वहाँ भी जो पासदारान हैं, उनके जो हार्ड लाइनर्स हैं, वो बड़े इस बारे में एग्रेसिव हो पड़े इस वक्त। और अमेरिका के अंदर भी तो आपको जानते ही हैं, रिपब्लिकन्स में जो स्ट्रॉन्ग लॉबी है वो, और प्रो इसराइल लॉबी तो पूरी तरह से सबोताज करना चाहती है। हालांकि ईरान को बहरहाल इस मामले को इसलिए आगे लेके जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वही है और सबसे ज्यादा इस पे मातम मचा हुआ है, सफे मातम बिछी थी वो इसराइल में थी इस मादे पे। तो यानी इनके ईरान की हक में था। अभी भी ये चीजें किसी तरह कोई दरमियाना कोई रास्ता निकले तो अल्लाह करे बेहतरी हो जाए, क्योंकि अब हौसी भी इन्वॉल्व हो गए हैं तो ये ज्यादा शदीद, ज्यादा वसी फैल सकती है, वसी पैमाने भी जा सकती है। और पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा है मेरे ख्याल में लपेट में आने का। बिल्कुल आप तो समझे बस पाकिस्तान बिल्कुल एज पे ही खड़ा है। और क्योंकि सऊदी अरब को इन्वॉल्व होने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को शामिल होना पड़ेगा, लामती तौर पर सही, कुछ ना कुछ इनको भी हमें भी जाके हौसलों पे अटैक करना पड़ेगा, कार्रवाई करनी पड़ेगी। अल्लाह ना करे ऐसा हो। तो चीजें बहुत खतरनाक हैं और साथ साथ वैसे कोशिशें भी जारी हैं, इस वक्त भी कोशिशें पूरी जारी हैं, आज के दिन भी इसी में लगा हुआ है। बिहाइंड द सीन्स पूरी कोशिश हो रही है कि इस तरह डीएस्केलेट हो। लेकिन वही मसला है कि अब अमेरिकन भी और दोनों तरफ ये भी तासुर नहीं देना चाहते ना कि जी हम कमजोर हैं और हम घबरा गए हैं। ईरान की वजह से अपनी कैलकुलेशन ये मुझे लग रहा है कि अमेरिकन इसको लंबा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अपने मिड टर्म मसाइल और बहुत सारे मसाइल हैं। फिर इंटरनेशनली पूरी दुनिया में हर जगह आयल की स्ट्रेटेजिक ज़खायर में बहुत कमी हुई है ये जो पिछले 3-4 महीने की जंग में। तो उनको लग रहा है अपनी कैलकुलेशन। लेकिन वो बात यही है कि वो भी सुपर पावर है। अमेरिकन मुसीबत है कि जितना मर्जी वो दलील हो जाए, जितना मर्जी शिकस्त आ जाए, वो तासुर अपना एक फतह का ही देंगे। सुपर पावर के अपने बहुत सारा उसका ईगो इतनी बड़ी होती है कि इतना आसानी से वो पीछे हटना आसान नहीं होता उनके लिए। तो कोई पाकिस्तान भी सब चीजें अभी सलसी का अमल में पाकिस्तान दोबारा कोशिश कर रहा होगा। लेकिन मसला ये है कि फिर ईरानियों को भी कुछ थोड़ा सा इसमें देखना पालना चाहिए। तो अल्लाह करे, लेट्स होप कि चीजें रुक जाएं। लेकिन बहुत खतरनाक पोजीशन खड़ी, बिल्कुल अब ऐसे खड़ा है कि यहाँ एक बहुत बड़ी आग भड़क सकती है, बिल्कुल
एक अलाव है नीचे, वो जहाँ पे हम उसके ऊपर ही खड़े हैं बिल्कुल, और एक कदम भी किसी के गलत हुआ तो वो फिर समझे सब कुछ तबाह हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब्दुल्ला गुल साहब, आप देख रहे हैं चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में, अगर सऊदीया इस जंग से मुतासिर होता है तो? देखिए, सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का जो मुआहदा है उसके अभी कंडीशनैलिटीज हमारे सामने नहीं आई। इस वजह से हम अभी इसे कैसे कह सकते हैं कि जी हमारा उनके साथ क्या है, क्योंकि इस दौरान में पाकिस्तान अफगानिस्तान जंग भी हुई और गालिबन इंडिया पाकिस्तान भी मामला हुआ, तो फिर भी तो सऊदी अरब का उस टाइम पे क्या किरदार था। मकसद ये कि ये तो डिपेंड करता है ना कि हमारा उनके साथ मुआहदा किन शराइत पर तय हुआ है। क्या हमने बढ़कर हमला करना है, क्या उनका दिफा करना है, क्या हरमैन का दिफा करना है? तो हरमैन के दिफा के लिए तो मेरे ख्याल में कोई मुआहदा हो ना हो, हम वैसे ही तो आप और मैं भी तैयार हैं हरमैन के दिफा के लिए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है, असल में खतरा क्या सऊदी अरब को ईरान से है? तो मेरा तो ख्याल है कि सऊदी अरब को तो खतरा जो है वो अमेरिका और इसराइल से है। और अगर ये ना होता तो आप मुझे बताएं पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदा क्यों होता? क्योंकि अगर इसराइल से खतरा है, जो कि अलल ऐलान कहता है कि मदीना मुनव्वरा का इलाका भी उसके ग्रेटर इसराइल का हिस्सा है, जो उसने अभी हालिया नक्शा जारी किया है, तो उससे तो वजाहत से नजर आता है कि किस तरीके से वो उनके अज़ाइम हैं। और यही वजह है कि अमेरिका के जितना भी जहाज मौजूद हैं वहाँ, या जितना भी असला है, वो तो इन केस ऑफ वॉर विद इजराइल खुदा न खास्ता, वो तो आपको पता है उनके सोर्स कोड बंद कर दिए जाएंगे, जहाज तो नाकारा हो जाएंगे। इसी वजह से तो पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया गया है। तो असली खतरा तो रियासत जो नाजायज रियासत इसराइल की है उससे है। दूसरी जानिब जो है वो ईरान का, मेरे ख्याल में ईरान शुड अंडरस्टैंड दैट पूरी दुनिया को इल्म है कि वो मॉरली और स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली और मिलिटरली वो जीत चुके हैं। लेकिन अब दोबारा ये जंग का शुरू करना, देखें ये जंग में एक स्ट्रेटेजिक पॉज आया था, आपको याद होगा मैंने आपके साथ ये बात कही थी। और स्ट्रेटेजिक पॉज का मतलब यही था कि अपने आप को रीइंफोर्स करना, रियासत इसराइल को खुश करना। अपने मुल्क के अंदर अमेरिका ये बताना चाहता है कि देखो जी जंग तो जारी है, हार और जीत तो फैसला ही नहीं हुआ, तो ताकि उनको इलेक्शन में वोट मिले। अमेरिका का जो बदमस्त हाथी है उसने दुनिया के अंदर तबाही मचा दी है। उसने ना अपने हवारियों को छोड़ा है, ना अपने मुखालफिन को छोड़ा है। अमेरिका के सामने ईरान ने कम से कम उसकी मिथ ब्रेक कर दी है। ईरान ने ये बता दिया है कि दो न्यूक्लियर कंट्रीज मिलकर एक नॉन न्यूक्लियर कंट्री का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जंग तवील हो जाएगी, जंग चले तवील कर लें। जंग तवील होगी तो क्या अफगानिस्तान में जंग तवील करके अमेरिका जीत गया था? क्या वियतनाम में और लाओस के अंदर जंग तवील होके क्या अमेरिका जीत गया था? तो विकिपीडिया मेरे ख्याल में वाज़ाहत से बताता है कि ये जंगें वो हार गए थे। तो यहाँ जंग अगर इन्होंने तवील की तो याद रखें कि खित्ते के अंदर तमाम जिहादी कुव्वतें, तमाम एक्सट्रीम एलिमेंट्स, तमाम जो ऐसे आज़ाद ग्रुप IS और दीगर जो ऐसी दहशतगर्द तंजीमें हैं, अलकायदा वगैरह, ये तमाम इकट्ठी हो जाएंगी और फिर ये अपना एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फिर वो ना अरब बचेगा ना अजम बचेगा। और ये इन्होंने जब दोबारा हमला किया, दे मेड श्योर इजराइल, इंडिया, अमेरिका और अफगानिस्तान, ये चार अलिफ इकट्ठे हैं। इन्होंने ये फैसला करके आए हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी पहुंचानी है। आप जरा किससे जोड़ें, जरा कड़ियां जोड़ें, पता चलेगा। अमेरिका अफगानिस्तान आता है, अमेरिका अपना असला $7.25 बिलियन का दानिस्ता तौर पर छोड़ के जाता है। उसके बाद वही अमेरिका उनको $40 मिलियन हफ्तावार अदा करता है। उसके बाद उसी अफगानिस्तान के साथ भारत मोहब्बत की पींगे बढ़ाता है, उनके साथ मुआहदात करता है, उनके साथ बकायदा वहां इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, $4.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट्स करता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया जाता है। इजराइल जो है वो खुलेआम बोलता है कि मुझे रियासत पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम किसी सूरत नहीं बनने दूंगा। और उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के अंदर फंसा के दोबारा ईरान पर हमला किया जाता है। पाकिस्तान की सिफारतकारी, इनको एक आंख नहीं भाई, इनको समझ आ गई कि पाकिस्तान ने इनके साथ वो चाल चली जिसमें इजराइल को उठा के बाहर फेंक दिया दूध में मक्खी की तरह से।
तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसके ऊपर मैं समझता हूं कि वॉर तवील हुई तो नुकसान सिर्फ अरब दुनिया का होगा, और अमेरिका को तो इसका खमियाजा ऑलरेडी भुगतना शुरू हो चुका है। अमेरिका अब दुनिया की वाहिद सुपर पावर। राइट सर, क्लोजिंग से पहले सर मुझे आगे बढ़ना है जी, मियां साहब लास्ट कमेंट जी। देखो, वॉर मींस डिस्ट्रक्शन। जंग जहां भी होगी वो तबाही होगी। तबाही भले ईरान में हो जाए, अरब दुनिया में हो जाए, या कि इसराइल की हो जाए, या जहां भी हो जाए, इंसानियत के अंदर ये तबाही का ही पैगाम लेके आती है। तो इसलिए ये जो जिंगोइस्टिक माइंडसेट है, सुपर पावर माइंडसेट, ये फतेह और शिकस्त की जो जंग है और ईगोस की हेजेमनी की जंग, ये दुनिया को तबाही के दहाने पर ही लेके जा रही है। आग जहाँ जलेगी, जहाँ अलाव होगा, वहाँ हाथ भी जलेंगे। तो मेरे ख्याल इसमें शायद दुनिया में एक रियलाइजेशन पाई जा रही है कि इसको डी एस्केलेशन की तरफ ले जाया जाए, और मुमकिन है कि ये रियलाइजेशन जो है ये प्रिवेल करे और एक वक्ती तौर पे कुछ सीज फायर हो जाए। अदरवाइज ये तो मुकम्मल तबाही है। इसमें ना तो ईरान फातेह होगा ना कोई और होगा। ये फतेह, अगर फतेह लेके भी अगर 1 करोड़ बंदा उधर मारा जाता है, 10 लाख उधर मारे जाते हैं, या मारते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, बिल्कुल तो ये किस तरह की फतेह? बहुत शुक्रिया मियां सैफुर रहमान साहब आपका, अमीर खान कुमानी साहब आपका शुक्रिया, अब्दुल्ला गुल साहब आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।